प्रदेश में देखा देश में दिखेगा, आगाज हुआ बदलाव होगा, जुमला नहीं हकीकत और मन की नहीं काम की बात। ये सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं कहां? बिहार में। नीतीश कुमार को लेकर ये होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इशारा क्या है? नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा बनेंगे? केसीआर की मुलाकात के बाद में ये कयास तेज हो गए और नीतीश के पीएम कैंडिडेट बनने के होर्डिंग्स भी लगते दिखाई दे रहे हैं। इशारों इशारों में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को प्रदेश ने देख लिया है, अब देश देखेगा। केसीआर आकर चले गए। केसीआर और उनकी जो मुलाकात हुई, अंदर खाने उस मुलाकात को लेकर काफी चर्चाएं हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। पीएम पद पर इशारों इशारों में बात हुई है और नीतीश को चेहरा बनाने पर विचार हो रहा है, ये कयास लग रहे हैं। खुद केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर जैसे ही इशारा किया, वो उठकर चले गए। थोड़े असहज हो जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश जानते हैं कि इस वक्त विपक्ष की जो लड़ाई चल रही है, एक और नया मोर्चा, तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास हो रहे हैं, उसमें उनका चेहरा कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल ही में बेशक बिहार में सहयोगी रहते हुए उन्होंने बीजेपी को झटका दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी जीत की तरह लिया है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि कोई एक राज्य तो है जहां पर बीजेपी को विपक्ष में भेजने का काम इन लोगों ने मिलकर किया, और वो था महागठबंधन का प्रयोग। लेकिन महागठबंधन का ये प्रयोग कितना चलता है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन में कई पेच है। सीबीआई की कार्यवाही पर नीतीश कुमार स्पष्ट कह देते हैं कि एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। गृह मंत्रालय वो तेजस्वी यादव को नहीं देते हैं। स्पष्ट है कि वो गृह मंत्रालय को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सुशासन बाबू की छवि को बरकरार रखने के लिए आगामी चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी के साथ संबंधों को बनाए रखना आसान नहीं होगा। ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अब बात सिर्फ बिहार के चुनाव की नहीं है, उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वो विपक्ष का चेहरा होंगे, ये बड़ा सवाल है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक के दौरान क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है, वो जानना दिलचस्प है। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है बिहार में, और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो है विपक्षी एकता, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। अब यदि इन सभी मुद्दों को देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ये मुद्दे साफ इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकजुटता, महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने में अब नीतीश कुमार आगे हो सकते हैं और वो विपक्षी एकता के झंडा बरदार भी हो सकते हैं। ममता बनर्जी भी इस रेस में बनी हुई हैं। केसीआर को भी माना जा रहा था, केजरीवाल को भी माना जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के अपने पत्ते हैं, वो ऐन मौके पर अपनी राजनीति को सामने रखेंगे। इससे पहले केसीआर ने स्पष्ट कर दिया कि वो नीतीश के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या वो नीतीश को ताकत देते दिखाई देंगे? और क्या केसीआर ने मोर्चा संभाल रखा है विपक्षी एकता का? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो इस मुलाकात के बाद गहरा गया। नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का दामन छोड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर बयान दे रहे हैं। न सिर्फ उनके बयान बल्कि उनकी पार्टी के बहुत कड़े बयान आते हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है, एक के बाद एक कई बयान बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं। पीएम पद की उम्मीदवारी के सवाल से नीतीश कुमार जरूर बचते दिखाई दे रहे हैं। बार बार विपक्ष को एकजुट करने की बात भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर कोई बात स्पष्ट तौर पर नहीं रखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके लिए बिहार की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ताकत इस वक्त क्या है। लेकिन जैसे ही आप पीएम पद का चेहरा बनते हैं या पूरे देश में विपक्षी एकता का चेहरा बनते हैं, तो आपका कद राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड या फिर नीतीश कुमार ने पहले ये प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन उनकी राजनीति बिहार तक सिमटी रही है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ने के लिए ये उनके पास एक आखिरी मौका है। नीतीश कुमार पहले कह भी चुके हैं
कि ये उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, लेकिन ये एक इमोशनल कार्ड माना गया कि मेरे पास आखिरी मौका है, आखिरी लड़ाई है। आरजेडी के खिलाफ कह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ भी ये आखिरी लड़ाई ही मानी जाएगी। ममता बनर्जी भी ऐसी ही बात कह चुकी हैं। क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तमाम विपक्ष को ये लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर नहीं कर पाए या उनके खिलाफ मजबूती से खड़े नहीं हो पाए, तो आगामी दिनों में राज्यों में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता उन पर हावी होगी और केंद्र के साथ साथ बीजेपी राज्यों की राजनीति में भी खुद को मजबूत कर लेगी। जेपी नड्डा के उस बयान को याद रखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पटना में ही यही बात कही थी। हालांकि तब तक जेडीयू और उनका साथ चल रहा था। हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि यह बात चुभ भी सकती है नीतीश कुमार को। हालांकि सिर्फ इस एक बयान की वजह से उन्होंने पार्टी से संबंध तोड़ दिया हो, ये कहना गलत होगा। लेकिन बीजेपी की क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय सहयोगियों को लेकर जो रणनीति रही, उसके बाद में कई छोटे छोटे दल जो हैं, जो एनडीए के लिहाज से बड़े भी दिखाई देते हैं, उन्होंने अपनी राह पकड़ ली। उदाहरण के लिए शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी का साथ ले लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उदाहरण के लिए शिरोमणि अकाली दल, बहुत लंबा साथ रहा है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का, लेकिन किसान आंदोलन हुआ, विरोध करते हुए शिरोमणि अकाली दल बाहर हो गए। पंजाब में बड़ा झटका लग गया। तीसरा झटका जेडीयू बीजेपी की सहयोगी रही। हालांकि जेडीयू के तेवर हमेशा से अलग ही रहे हैं। वो एनडीए में कभी पूरी तरह से इन्वॉल्व दिखाई नहीं दिए। उनका फोकस ज्यादातर बिहार की राजनीति पर रहता है, वहां के समीकरण पर रहता है। आरजेडी और महागठबंधन से भी कोई परहेज नहीं है, पहले भी साथ रहा है, एक बार फिर साथ आ गए। बीजेपी से, एनडीए से भी कोई परहेज नहीं है, पहले भी साथ रहे हैं और जब मौका लगता है साथ में आ जाएंगे। बीजेपी को किसकी जरूरत है? बीजेपी को अभी जरूरत है ऐसे चेहरों की जो पार्टी को अलग अलग राज्यों में मजबूत कर पाए। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी कमजोरी रही कि उनके पास कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं था जो ममता बनर्जी के समकक्ष खड़ा हो पाए। इसी तरह से बीजेपी की एक बड़ी कमजोरी बिहार में दिखाई देती है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के समकक्ष कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं दिखाई देता, या कभी मौका ही नहीं मिला कि कोई चेहरा इतना बड़ा हो पाए या मुख्यमंत्री पद पर बैठ पाए। उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते संभालते बीजेपी को लंबा समय हो गया और सहयोगी के तौर पर काम करते करते लंबा समय हो गया। बहरहाल एक बड़ा मौका है जब बीजेपी दोनों ही चुनाव पर फोकस करना चाहेगी, क्योंकि अब बीजेपी समझ गई है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन बिहार में उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इकट्ठे हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में चुनौती होगा, लिहाजा बीजेपी अपने समीकरणों को तलाश रही है। बीते दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बिहार पहुंचे थे और नीतीश कुमार और केसीआर की मुलाकात के बाद जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई उसने कई सवाल गहरा दिए। जैसे ही 2024 में उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा हुई, नीतीश बीच में खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने यहां भी विपक्ष को एकजुट करने की बात कही। यह बात दर्शाती है कि नीतीश कुमार अभी पीएम के चेहरे पर बात नहीं करना चाहते हैं, वो अभी अपनी सरकार की स्थिति को देखना चाहते हैं। आरजेडी के साथ समीकरण कैसे रहेंगे इस पर ध्यान देना चाहते हैं। अब जेडीयू की जो 2 दिवसीय बैठक हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बैठक में जेडीयू के देश भर के पदाधिकारी शामिल होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने यह कहा है कि देश भर के करीब 110 पार्टी नेता, जिनमें इसकी 26 राज्य इकाइयों के अध्यक्ष हैं, वो शामिल हैं और रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के 250 से अधिक नेता शामिल होने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में नेताओं का जमावड़ा लगाना यह साफ बताता है कि नीतीश कुमार किसी बड़ी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब केसीआर से उनकी मुलाकात हुई है और विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल उनकी तरफ उम्मीद की निगाह लगाए बैठे हैं। नीतीश कुमार का मोदी पर भी हमला देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी पर जब कोई नेता सीधे हमला करता है, जैसे ममता बनर्जी हैं या मायावती हैं, मायावती खुलकर नहीं बोलती हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार बोलते रहे, वो नेता हैं जो ये स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी लड़ाई पीएम मोदी से है, स्थानीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर नेताओं से नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि वो केंद्रीय राजनीति की और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का हमला क्या है पीएम मोदी पर? काम नहीं, सिर्फ प्रचार हो रहा है। जब वो ये बात कहते हैं और अभी तक तो सरकार में साथ में
ही थे बीजेपी के, लेकिन काम नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है ये स्पष्ट कर देता है, या उनके होर्डिंग्स ये स्पष्ट कर देते हैं कि आने वाले दिनों में जेडीयू की रणनीति क्या है। नीतीश कुमार ने मोदी का नाम लिए बिना कहा हालांकि ये बातें, वो नहीं चाहते थे कि 2024 में मोदी पीएम बने। उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। एक बार फिर उन्होंने विपक्ष से अपील की कि 2024 के लिए एकजुट हो जाएं तो चुनाव के परिणाम अलग हो सकते हैं। यानी विपक्षी एकजुटता के प्रयासों में नीतीश कुमार जुट गए हैं। विपक्ष को एकजुट करने की क्या कवायद कर रहे हैं वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एकजुट महागठबंधन के आगे घुटने टेक सकती है, और इसी आशंका से डरकर बीजेपी के इशारे पर ईडी सीबीआई को विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगा दिया गया। ये बड़ा मुद्दा बने। अब ईडी सीबीआई सुनते ही आप झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों को अपने, या उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को अपने जहन में ला सकते हैं। और यहाँ पर कौन है ताकत में? यहाँ पर स्थानीय दल ताकत में दिखाई देते हैं यदि एकजुट हो जाए तो। महाविकास अघाड़ी का प्रयोग पहले ही हो चुका है महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने दम पर बड़ी ताकत हैं और वो किसी के साथ इसीलिए जाती भी नहीं दिखाई देती हैं। वहीं अगर बात करें महागठबंधन के प्रयोग की, उत्तर प्रदेश में प्रयोग हुआ था कि बसपा, सपा, कांग्रेस ये सब मिल जाएं और फिर बीजेपी के खिलाफ खड़े हों, लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने नफे नुकसान है, लिहाजा इस तरह का प्रयोग एक बार फिर होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस प्रयोग की जरूरत तो दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार इस प्रयोग को बढ़ाने के लिए या महागठबंधन को सफल बताने के लिए सभी दलों को मनाते दिखाई दे सकते हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष नीतीश कुमार को अपना चेहरा मानेगा? कुल मिलाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी अब सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं और विपक्ष को संकेत दे रहे हैं। 3 सितंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि क्या पार्टी भी नीतीश को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करती है। 2024 के लिए नीतीश कुमार की मंशा क्या रंग लाती है, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि विपक्ष उनके आह्वान को किस तरह से लेता है। भले ही नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट करना बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष में नजर आई दरारों के बीच विपक्षी एकजुटता अभी दूर की कौड़ी लगती है। ऊपर से केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के बीच कितने विपक्षी नेता बीजेपी के सामने वाले खेमे में खड़े रह पाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और लिहाजा नीतीश कुमार ने ये ईडी सीबीआई का मुद्दा उठा दिया है, जिस मुद्दे को अभी तक ममता बनर्जी उठाती दिखाई दे रही थी। यानी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के मुद्दे या विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के मुद्दे एक जैसे हैं। जब मुद्दे एक जैसे हैं तो फिर मिलकर क्यों नहीं लड़ते हैं? इसके लिए सियासी समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और स्वीकार्यता का प्रश्न होता है। क्या सभी विपक्षी दल नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे? ये नीतीश कुमार के कद को बढ़ाने वाला, और नीतीश कुमार तो यही चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ममता बनर्जी भी क्या उन्हें उतना ही खुलकर समर्थन करेंगी? और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो शरद पवार और ममता बनर्जी कहेंगे वही किया जाएगा, क्या इतनी विश्वसनीयता नीतीश कुमार हासिल कर पाएंगे? कुछ गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।